वेलकम टू सीसीआई जीओसी लेक्चर सीरीज। हमें पता है कि हमने जीओसी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, तो उस सीरीज का ये है नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें अब तक हमने देखा है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा है और थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री देखा है कि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राइट कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो क्या है हमारे टॉपिक का नाम? आइसोमेरिज्म। बिल्कुल। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पूरा आज हम ध्यान देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो डिटेल में स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फैमिलियर साइंटिस्ट दिख रहे हैं, जेकोब बर्जेलियस। याद है आपको, हमने यहाँ इनको कहाँ पे देखा था, किस पॉइंट में देखा था? करेक्ट। तो हमने इनको देखा था वाइटल फोर्स थ्योरी में। इन्होंने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये उन्होंने कहा था, बट हमें पता है कि बाद में बहुत सारी थ्योरी आ गई तो उनकी थ्योरी रॉन्ग हो गई। बट इन्होंने एक और हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो चलिए आइसोमेरिज्म वर्ड कहाँ से आया देखते हैं। तो आइसोमर ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ईसोस मींस इक्वल होता है एंड मेरोस मींस पार्ट्स होता है। तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स जैसा, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। तो चलिए आइसोमेरिज्म की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में, आप राइट डाउन कर सकते हो बाद में, कि द फेनोमेनॉन ऑफ existence ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स possessing द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? उनका सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ पे क्या लिखा है? और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। करेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, बट उनकी अरेंजमेंट, जो उनको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। और उस एटम्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट होगी। मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है, बट 3 डायमेंशन में उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप डेफिनेशन समझ में आया होगा। सिंपल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। करेक्ट। तो चलिए बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये आइसोमेरिज्म डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। कौन से 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको? चलिए बताइए। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। करेक्ट। तो हमें पता है इनमें क्या होगा? सब में होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये जो कैटेगरी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इनका क्या, कौन सा फॉर्मूला डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये जो राइट साइड में है, राइट विंग वाले, उनका क्या है? इनका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या है? अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट लिख देता हूं मैं बस यहाँ पे। सो समझ में आई बात? 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर तो सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है इसमें? डिफरेंट है। तो चलिए इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये वाला पार्ट आज, क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आपको दिख रहा होगा कि फर्दर बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे है मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म, देन सेकेंड क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन थर्ड क्या है? रिंग चेन, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, देन मेटामेरिज्म एंड देन लास्ट में क्या है? टाउटोमेरिज्म।
तो ये 6 पार्ट्स और ये 6 टाइप्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो डेफिनेशन से तो आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपके लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ जिसमें लिखा है C6H7NO। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपको यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसमें पहला है कि 2 अमीनोफिनॉल। 2 अमीनोफिनॉल मतलब यहाँ पे ये अमीन होगा, करेक्ट। तो ये हो गया 2 अमीनोफिनॉल। बट सेकेंड स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 अमीनोफिनॉल। यहाँ पे तो सेकेंड पोजीशन पे अमीन था, यहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे अमीन। तो अगेन हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा 4 अमीनोफिनॉल। इसका मतलब क्या है, इनका फॉर्मूला तो सेम था बट इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मोस्टली स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो होता है 2 डायमेंशन में। क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म हमें नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो कार्बन चेन के बारे में, बराबर। तो इसमें लिखा है कि when 2 or more compounds have similar molecular formula। चलो ये तो फिक्स होगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन और कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, या फिर कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होगा। कैसे, चलिए ये एग्जांपल से समझते हैं। C5H12 हमें पता है C5H12 में क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5। ये तो हो गया मेरा n पेंटेन जिसमें कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन चेन दिख रही है मुझे। बट अगर इसी फॉर्मूला से मैं किसी अलग नंबर के कार्बन की चेन बना दूं तो क्या होगा, देखिए ये हो गया 4 कार्बन की चेन और यहां पे मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। क्या लगा दिया, करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन की चेन हो गई, बराबर। और इसका नेम क्या आएगा, आगे हम एपेंडेम पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं कि क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आएगा इसका नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों क्या हो गए मेरे C5H12 के एग्जांपल्स देख लो, 3 2 5 2 7 2 9 और ये 3 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन है, इसमें भी 3 3 6 और ये 3 9, यहाँ पे 2 आ गए 11 और यहाँ वाला एक 12, सो 12 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। इसमें हमें मिल रहा है क्या, चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात, कोई डाउट। एक और हम इसका आइसोमर बना सकते हैं 3 कार्बन वाला, ये हो गया 3 कार्बन चेन। देन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, हो गया हमारा एक कंपाउंड। तो ये भी हो गया क्या हमारा स्ट्रक्चर चेन आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या आ जाएगा, नियोपेंटेन। और इसका ये तो कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम क्या आएगा इसका, और क्या आएगा बताओ, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या आएगा, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। बढ़िया, तो ये तो हो गया चेन आइसोमेरिज्म। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म का, उससे हम समझेंगे एक और बार की चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो मैंने अब एग्जांपल ले लिया, मान लो C6H14, एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने, तो इसके कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। चलो पॉसिबल हम चेन आइसोमर्स निकालते हैं। फर्स्ट तो मेरा पता है कि 6 कार्बन वाला एक चेन आइसोमर आ जाएगा, बराबर। इसका नाम क्या है बताओ, चलो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम आएगा N-हेक्सेन, करेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं जिसमें कार्बन चेन को मैं कम कर देता हूं, 5 कार्बन कर देता हूं। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या आ गया, 2 मिथाइल पेंटेन, बराबर। तो ये हो गया 5 कार्बन चेन वाला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है 6 कार्बन, ये है 5 कार्बन, बराबर। देन अगेन मैं एक और निकालता हूं जिसमें 4 कार्बन है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा कौन सा, 2 3
डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या आ गया? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 3 स्ट्रक्चर तो पॉसिबल हो गए। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, बराबर। अब चलो 3 कार्बन वाला बनता है या नहीं हम ट्राई करते हैं। ये तो हो गया मेरा 3 कार्बन। अब मुझे अटैच करना है 6 कार्बन, बराबर। तो इसमें तो है 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब कहाँ पे एक्सटेंड करोगे? देखो कहाँ पे एक्सटेंड करेगा? अगर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये हो गया 4 कार्बन वाला। तो इसमें कहीं पे भी आप एक्सटेंड करोगे तो वो कौन सा बनेगा? 4 कार्बन वाला रिंग बनेगा, कार्बन चेन बनेगा। तो इस वजह से हमें कितने कार्बन चेन आइसोमर्स मिल रहे हैं यहाँ पे? C6H14 के 3 तो पॉसिबल है। अगर और बनाने जाए हम तो रिंग चेन वगैरह वो बन जाएंगे, बट हमें बस देखना है कि चेन आइसोमर कितने पॉसिबल है। सो टोटल हमें कितने पॉसिबल है? 3 आसानी से हमें जो मिल रहे हैं, बराबर। तो ये तो हो गई बात कौन सी हमारी? चेन आइसोमर्स की। तो चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट होता है। समझ में आई बात? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन सेम फंक्शनल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि मेरे पास अगर चेन आइसोमर है तो उसमें क्या क्या सेम होना चाहिए? चेन आइसोमर्स तो इसमें होना चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन अगेन सेम फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, सेम फंक्शनल ग्रुप, बराबर। और डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, करेक्ट। देन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो चलेगा क्या? नहीं। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए चेन आइसोमेरिज्म में। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइसोमर्स पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या लिखा है? देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म when 2 or more compounds differs in position of substituent। सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, कोई तो अटैचमेंट होनी चाहिए, इधर फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कोई एक आधा ग्रुप हो, तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए कार्बन स्केलेटन पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम लिख लेते हैं पहले ही कि इसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो मस्त आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगेन सेकंड क्या आएगा? यहाँ पे होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। देन थर्ड क्या आना चाहिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन चेन लेंथ क्या होनी चाहिए? कार्बन चेन लेंथ शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल, मतलब इक्वल कार्बन की चेन लेंथ होनी चाहिए, तब भी पोजीशन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। समझ में आई बात? ये तो 3 कंडीशन होनी ही चाहिए, देन उनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। सो मेरे पास है सपोज ये ब्रोमो कंपाउंड, यहाँ पे हमने ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप लिया है, और ये सेकंड है मेरे पास ऐसा वाला कंपाउंड। तो चलिए इनके नाम बताता हूं मैं। ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो पेंटेन, प्रोपेन, पेंटेन नहीं, ये क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो डेफिनेशन एक बार रीड कर लो, क्या बोला था हमने क्या बोला था कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये Br तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी हमने बोला है। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे है सेकंड कार्बन, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे? पोजीशन आइसोमर्स। क्या हो गए मेरे? पोजीशन आइसोमर्स। तो हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड, कि हमारे पास है ये अल्कीन एंड इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या आएगा? ये वाला अल्कीन। तो इसको मैं बोलूंगा 1 ब्यूटीन और इसको मैं बोलूंगा 2 ब्यूटीन, करेक्ट। सो ये हो गया मेरा सेकंड एग्जांपल। देन ये हो गया मेरा, सपोज मान लो मेरे पास 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है,
तो ये क्या हो गया, 3 मिथाइल, बताओ 3 मिथाइल पेंटेन, क्या हो गया ये 3 मिथाइल पेंटेन। अगर इसका पोजीशन आइसोमर मुझे देखना है तो वो क्या आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, ये आ गया 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जो भी फंक्शन, सॉरी क्या हम देख रहे हैं, पोजीशन आइसोमर, सॉरी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अलग पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड सेकंड पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो होप आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, बट उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। इन सब में आपको कार्बन चेन लेंथ सेम दिखेगी, यहाँ पे ब्यूटीन है, यहाँ पे ब्यूटीन 4 कार्बन, पेंटेन है 5 कार्बन, तो कार्बन चेन लेंथ सेम होनी चाहिए। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चेन आइसोमर ऑफ 2 हेक्साइन इज, तो सबसे पहले 4 ऑप्शन तो दिए हैं हमें, बस 2 हेक्साइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ 2 हेक्साइन, हेक्साइन है मतलब मुझे 6 कार्बन निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर, करेक्ट। हेक्साइन वाइएनी, सेकेंड पोजीशन पे वाइएनी है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 हेक्साइन। अब ये 2 हेक्साइन क्या देखना है हमें, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसका है बताना है। तो चलिए मैं सब ऑप्शन लिख लेता हूँ। फर्स्ट ए का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ 1 हेक्साइन। तो बताओ 1 हेक्साइन क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये तो पोजीशन आइसोमर हो गया। क्या हो गया ये, पोजीशन आइसोमर। 2 हेक्साइन का हो गया ये पोजीशन आइसोमर, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए बी देखते हैं, 3 मिथाइल पेंट 1 वाइएनी। तो पेंट है मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 3 नंबर पे पोजीशन पे मिथाइल है, और फर्स्ट नंबर कार्बन पे है वाइएनी। तो ये देखते हैं हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालो, क्या आएगा, C6H, क्या आएगा C6H10, करेक्ट। 3 और 2 5 और 2 कितना हुआ 7 8, और ये यहाँ पे नहीं आएगा, 3 2 5 2 7 एंड ये 3 10, C6H10। यहाँ पे देखो 3 2 5 और 1 6 और 3 9, और यहाँ पे एक आ गया 10। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व है, ओनली 5 कार्बन इन्वॉल्व है। चलो हेक्साडाइन का मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ। हेक्साडाइन सी ऑप्शन, ये तो करेक्ट है हमें पता है, फिर भी हम चलो आगे वाले ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। तो ये हो गया 6 कार्बन हेक्साडाइन, तो पोजीशन तो बताया नहीं है, बट चलिए हम ऐसे पोजीशन ले लेते हैं। तो डाइन, ये तो पोजीशन चेन आइसोमर नहीं हो सकता, ये नहीं है। देन 4 मिथाइल 2 हेक्साइन, ये तो 4 मिथाइल है फिर हेक्साइन दिया है, तो कैसे पॉसिबल है, इसमें 7 कार्बन हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, 3 मिथाइल पेंट 1 वाइएनी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमें न्यूमेरिकल्स में, जेई में। तो चलिए इसको देखते हैं हम, ये कंसेप्ट क्या है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब जब 2 और 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। कैसे अलग है, तो एक में होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरे में होगा साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। समझ में आई बात, एक का होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरे का होगा साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया C3H6। अब C3H6 के स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, पता है हमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या हो गया 3 2 5 और यहाँ का 1 6, C3H6। तो ये मेरा हो गया प्रोपीन, 1 प्रोपीन, बराबर। अब ये तो हो गया मेरा कौन सा स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या हो गया ये, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसका हमें बनाना है साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, तो हम बनाएंगे ये साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो ये दोनों क्या हो गया हमारे, एक होगा रिंग
और ये होगा रिंग और ये होगा चेन स्ट्रक्चर। तो इसी को हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आई बात? सिंपल है, एक होगा ओपन स्ट्रक्चर, दूसरा होगा रिंग स्ट्रक्चर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हो गया C3H6 के बारे में। सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेता हूं, एक ले लेता हूं C5H10। तो इसके कितने रिंग चेन पॉसिबल वो निकालते हैं। सो C5H10 में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ, कहीं पे भी लगा सकता हूँ। देन अगेन मुझे चेन स्ट्रक्चर निकालना है, तो मैं ये चेन वाला स्ट्रक्चर निकाल सकता हूँ जिसमें 5 मेंबर रिंग हो। आई बात समझ में? या फिर मैं ये स्ट्रक्चर निकाल सकता हूँ जिसमें 4 मेंबर रिंग है और एक कार्बन बाहर है। आई समझ में बात? तो यहाँ पे भी C5H10 बन जाता है। नहीं तो मैं ये भी स्ट्रक्चर निकाल सकता हूँ। समझ में आई बात? तो ऐसे मल्टीपल रिंग चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि हम बहुत सारे रिंग चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक कंपाउंड से। तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो सॉल्व कीजिए कि C6H12 के कितने रिंग चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। नोट डाउन कर लो ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए। आप निकालोगे C6H12 में कितने रिंग चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप तो सॉल्व कर लोगे मुझे पता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस क्योंकि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्दर टाइप्स है इसमें। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल जाता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या होगा? करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे? different functional groups, then these isomers are called as functional isomers। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके पेयर्स हम देख लेते हैं। ये होता है पेयर्स में। तो फर्स्ट पेयर क्या है हमारी? अल्कोहल्स एंड ईथर्स। करेक्ट। अब हम इसको अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में भी लिख सकते हैं, फिनॉल भी बन जाता है। कैसे बनता है वो हम दिखाएंगे। अल्कोहल्स ईथर्स एक होता है, देन अल्कोहल फिनॉल एक होता है, अल्डेहाइड कीटोन होता है। ये हमेशा पेयर्स में रहेंगे। अल्डेहाइड मतलब उसकी पेयर क्या होगी? कीटोन होगी। साइनाइड आइसोसाइनाइड में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में होता है, एसिड और एस्टर्स में होता है, अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन्स में होता है, एंड देन अल्काइन में और अल्केडाइन में, साइक्लोअल्केन में और बाइक साइक्लोअल्केन्स में होता है। तो चलिए ईच हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल एंड ईथर से। सो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो चलिए अल्कोहल्स एंड ईथर्स में एक बनाते हैं हम अल्कोहल। जैसे मैंने ये बना लिया CH3 CH2 CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है बताओ? ये हो गया मेरा प्रोपेनॉल। करेक्ट, ये हो गया प्रोपेनॉल। एंड इसका फंक्शनल ग्रुप अलग क्या आएगा? ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मेरा? CH3O CH2 CH3। तो मैं अगर इसको फंक्शनल ग्रुप में लिख दूं ROH और इसका क्या होता है? ROR। समझ में आ रही बात? तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करो क्या आएगा? C3 देन H कितने हैं? 3 3 6 2 8 C3H8O। समझ में आ रही बात? बराबर है क्या? 3 और 2 5 5 और 3 8। करेक्ट, C3H8O। यहाँ पे भी आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C3H8O। तो ये हो गया अल्कोहल एंड ईथर का एग्जांपल। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया है, आप सिंपल ले सकते हो CH3 CH2OH इथेनॉल का। तो ये हो गया अल्कोहल हमारा, और इसका पेयर क्या आएगा? CH3OCH3। सो डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम रह गया, क्या आएगा इसका नाम? बताओ जरा, क्या आएगा? सो इसका नाम आएगा इथाइल। इथाइल तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। चलो इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो हो गया कॉमन नेम। और इसका आईयूपैक नेम हम कैसे लिखेंगे? मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ रही बात? ये दोनों नेम है इसके। इसका क्या आएगा? डाइमिथाइल ईथर। तो ये तो हो गया अल्कोहल और ईथर की बात फंक्शनल ग्रुप में। मैंने एक और कहा था कि अल्कोहल बनाता है फिनॉल के साथ। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो
तो मेरे पास है, इमेजिन कर लो ये अल्कोहल, इसका नाम क्या है बताओ जरा, CH2OH। बताओ क्या नाम है इसका? करेक्ट, ये बेंजाइल पोजीशन पे है, तो ये हो गया मेरा बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। देन इसका पोजीशन आइसोमर क्या बनेगा? एक फिनॉल होना चाहिए। फिनॉल क्या रहता है मेरा? बेंजीन रिंग को OH अटैच, तो ये मैंने कर लिया OH, और यहाँ पे हो गया CH3, तो ये क्या हो गया मेरा? एक फिनॉल। समझ रहे हो? इसका नाम क्या है बताओ? सो इसका नाम आएगा 2-मिथाइल फिनॉल। क्या आएगा? 2-मिथाइल फिनॉल और 2-मिथाइल 1-हाइड्रोक्सी बेंजीन। सो ये हो गया इसका फिनॉल एंड अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये फर्स्ट पेयर आपको समझ में आई होगी, अल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट चलो देखते हैं एक बार, सेकेंड अल्डेहाइड एंड कीटोन। सो अल्डेहाइड एंड कीटोन स्टडी करते हैं हम। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पेयर है अल्डेहाइड एंड कीटोन। तो अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको पता है क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OH, एंड कीटोन क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OR, बराबर। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एंड इसका कीटोन क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है? C3H6O। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया अल्डेहाइड एंड कीटोन। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इसमें, कोई भी एग्जांपल जो कार्बन नंबर 3 से ज्यादा है। इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कार्बन लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि कीटोन का फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होता है? कार्बन नंबर 3 से, 3 कार्बन की चेन से बनता है। सेकेंड एग्जांपल आप ट्राई करो, C4H8O, तो ये क्या हो गया? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरा ब्यूटेनॉल, ये हो गया मेरा एसिटाल्डेहाइड, और इसका क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हो गया अल्डेहाइड एंड कीटोन। समझ में आ रही बात? अल्डेहाइड और कीटोन सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या था हमारा? थर्ड साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो साइनाइड क्या होता है एंड आइसोसाइनाइड क्या होता है? तो साइनाइड होता है मेरा RC ट्रिपल बॉन्ड N, एंड आइसोसाइनाइड होता है मेरा RN ट्रिपल बॉन्ड C। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। यहाँ पे R कनेक्टेड है कार्बन के साथ, यहाँ पे R कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, दोनों में N ट्रिपल बॉन्ड C है। समझ में आ रहे? C ट्रिपल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड C। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेता हूं मैं, क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड N, ये तो हो गया एक एग्जांपल, एंड ये हो गया CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये हो गए मेरे कौन से एग्जांपल? फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल, कि जिसमें एक साइनाइड है, दूसरा क्या है मेरा? आइसोसाइनाइड। आप कार्बन की चेन इधर बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? सो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देन यहाँ पे फोर्थ है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो ये भी हमारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन मतलब। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें होगा ये कार्बन CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये तो हो गया मेरा एग्जांपल जिसमें ये क्या है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में इसको क्यों बोलूंगा? क्योंकि नाइट्रोजन इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम और कार्बन चेन, सो इट इज प्राइमरी अमाइन। देन इसका सेकेंड क्या आएगा? सेकेंडरी अमाइन CH3 CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2 और यहाँ पे ये आ जाएगा CH3। तो ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी अमाइन। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन अटैच टू 2 कार्बन एटम्स। क्या है? 2 कार्बन एटम्स।
एंड देन थर्ड मैं टर्शियरी अमाइन का भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। क्या होगा टर्शियरी अमाइन, यहाँ पे है मेरा, नहीं सॉरी ये सेकेंडरी अमाइन, सॉरी ये तो गलत हो गया। सेकेंडरी अमाइन क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन सेंटर पे हो गया CH2 CH3 और यहाँ पे आएगा ये CH2 और ये आएगा हाइड्रोजन, सॉरी। तो नाइट्रोजन इज अटैच टू 2 कार्बन एटम, क्या है ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन इज अटैच टू कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन क्या आएगा, जहां पे नाइट्रोजन 3 कार्बन एटम्स को अटैच होंगे, तो ये हो गया मेरा टर्शियरी अमाइन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इन सब में, कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें 3 C3, देन हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 2 9 C3 H9N, सब में सेम होगा देखो C3 H9N। तो ये क्या हो गया मेरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। ये किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। इसको कंफ्यूज नहीं होना है किसमें, मेटामेरिज्म के साथ। समझ में आ रहा है बात। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटामेरिज्म और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन सेम है क्या, नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है फिफ्थ मेरा एसिड और ईस्टर। ये भी इजी है, एसिड रहेगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो चलिए इसका जनरल फंक्शनल ग्रुप लिख लेता हूं मैं RC डबल बॉन्ड OH एंड इसका लिख लेता हूं RC डबल बॉन्ड OR। तो इसका एक एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका ईस्टर क्या आएगा, जैसे देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं बराबर। देन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो 3 और 3 6। और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे 2। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ईस्टर है, इसका नाम क्या आएगा, चलो बताओ। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, क्या आएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 1 2 इथेनॉइड, क्या आएगा मिथाइल इथेनॉइड। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया मेरा एसिड, ये हो गया मेरा ईस्टर। समझ में आ रहा है। आप कोई भी कार्बन उठा के ले सकते हो, यहाँ पे C4 वगैरह वगैरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ जाएगा। देन नेक्स्ट 6th टाइप कौन सा है हमारा, अल्कीन प्लस साइक्लोअल्केन्स। अल्कीन प्लस साइक्लोअल्केन ये हमने देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या है 6 अल्कीन प्लस साइक्लोअल्केन। जैसे ये हो गया मेरा 4 कार्बन वाला अल्कीन, देन ये हो गया मेरा साइक्लोअल्केन बराबर। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था। तो ये तो हो गया अल्कीन और ये हो गया साइक्लोअल्केन। तो ये भी क्या है मेरा फंक्शनल ग्रुप ही है, एक है अल्कीन और दूसरा क्या है अल्केन। समझ में आ रही बात। सो ये हो गया अल्कीन प्लस साइक्लोअल्केन। देन नेक्स्ट जो लास्ट वाला है हम यहाँ पे ही ट्राई करते हैं, अल्काइन क्या होगा, अल्कडाइन क्या होगा, साइक्लोअल्कीन क्या होगा, बाईसाइक्लोअल्केन क्या होगा। तो चलिए सेवन जो बचा हुआ है यहीं पे ट्राई करते हैं वो एग्जांपल। तो जैसे मैंने ये अल्कीन ले लिया, अल्काइन ले लिया, अभी अल्कडाइन भी लेना है और साइक्लोअल्कीन भी लेना है। तो हमें ऑलमोस्ट मिनिमम 3 कार्बन वाली चेन चाहिए बराबर, बट बाईसाइक्लोअल्केन भी लेना है। तो हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, पहले ये 3 का देख लेते हैं, बाईसाइक्लोअल्केन का मैं दिखा दूंगा आपको। सो अल्काइन हम देते हैं, जैसे मान लो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे H नहीं आएगा। सो ये एग्जांपल ले लिया मैंने अल्काइन का। अब इसका अल्कडाइन क्या आएगा, तो इसका अल्कडाइन आएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अल्कडाइन। साइक्लोअल्कीन क्या आएगा, साइक्लोअल्कीन तो इसमें पॉसिबल नहीं है, आई बात समझ में। ये हो गया साइक्लोअल्कीन, पॉसिबल है, क्या आ गया 3 मेंबर साइक्लोअल्कीन। अब रह गया बाईसाइक्लोअल्केन। बाईसाइक्लोअल्केन मतलब यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2 है। तो आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लो जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा और उसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, साइक्लोअल्कीन हो गया। तो जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये कितने कार्बन है मेरे पास, चलो काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, समझ में आ रहा है। तो 9 कार्बन वाला मैं कोई भी एक साइक्लोअल्कीन लिख लेता हूँ, अल्काइल लिख लेता हूँ, चलो अल्काइल लिख लेता हूँ, सिंपल होगा वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, यहाँ पे ही मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। सब में कितने होंगे हाइड्रोजन इसमें, C9 2 4 6 8 10 12 14 और ये दोनों मिला के 16, H16। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12 12 और 3 15 15 और 1 16। तो ये हो गया मेरा बाइसाइक्लोअल्केन एंड अल्काइन का। होप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मल्टीपल टाइप में या फर्दर डिवाइड होता है, क्योंकि मल्टीपल पेयर्स अवेलेबल है, जैसे अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल ईथर, एसिड ईस्टर, अल्डिहाइड कीटोन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, देन क्या हो गया अल्कीन साइक्लोअल्केन, एसिड ईस्टर। तो ये सारे हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के एग्जांपल। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं आइसोमेरिज्म में, वो कौन सा होगा बताओ क्या होगा, मेटामेरिज्म। करेक्ट, मेटामेरिज्म भी इजी कंसेप्ट है। ये कहां से आता है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो कार्बन चेन लेंथ में भी वैरी हो रही होगी, तो इसको क्या कहते हैं हम, मेटामेरिज्म। यहाँ पे एक नोट दिया है मेटामेरिज्म में कि it should have polyvalent functional group और it must be present. Polyvalent functional group must be present. Polyvalent मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ईथर है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए उस कंपाउंड में, 4। देन अमाइन, ये भी कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3। ये हो गया पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल। इसमें मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 4। थायोईथर हो गया, ये भी कितना बॉन्ड बनाता है, 2। देन कीटोन हो गया, इसमें मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। चलो एक एक का हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट में ले लेता हूं ईथर का, बराबर। सो ईथर में मेटामेरिज्म कैसे आएगा, मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, तो 4 कार्बन वाला ले लेते हैं। जैसे ये हो गया CH3 CH2 O CH2 CH3, ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, बराबर। अब इसका मेटामर क्या आएगा बताओ, ये आएगा CH3O CH2 CH2 CH3। देखो डेफिनेशन रीड करो कि कार्बन एटम की जो लेंथ है, कार्बन चेन है, वो डिफरेंट होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन वाला, ये वाला फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। इसके अराउंड देखो कितना कार्बन है, यहाँ पे है 1 कार्बन चेन, और यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन चेन। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 कार्बन चेन और यहाँ पे है 2 कार्बन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम, कि इसमें है 2 कार्बन और इसमें 1 और 1 3 कार्बन। समझ में आ रहा है। सॉरी। तो ये हो गया मेरा मेटामेरिज्म, इसमें ईथर में। चलो हम अमाइन में देखते हैं मेटामेरिज्म कैसे होगा। सेकेंड अमाइन, मैंने बोला था ये कंफ्यूज नहीं होना है फंक्शनल आइसोमर्स के साथ। तो मैंने ले लिया मिनिमम 4 कार्बन वाला ये एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 N CH3। तो ये इसमें देखो, यहाँ पे है 1 कार्बन, यहाँ पे है 3 कार्बन, बट मैं इसका मेटामर लूं अलग, तो ये कैसे आएगा, CH3 CH2 N H CH2 CH3। तो इसमें देखो यहाँ पे है 2 कार्बन और यहाँ पे है 2 कार्बन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, मेटामर। दोनों कौन से अमाइन है, दोनों है मेरे सेकेंडरी अमाइन। कौन से अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, जैसे सेकेंडरी अमाइन हो गया। समझ में आ रही बात। देन ईथर था हमारा थायोईथर,
सेम जैसे ये वाला ईथर है वैसे ही थायो ईथर, बस यहाँ पे हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर करेंगे। देन कीटोन का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कीटोन में मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कीटोन। सो कीटोन में कैसे होगा, जैसे ये हो गया CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका मेटामर क्या आएगा, 5 कार्बन होने चाहिए। सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। यहाँ पे देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, बट यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। तो ये हो गया कीटोन के केस में। समझ में आ रहा है कि मेटामेरिज्म पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आता है, मेनली अल्कोहल, सॉरी मेनली ईथर, देन कीटोन, देन अमाइड एंड देन थायोईथर, सॉरी। तो ये सब हो गए मेरे मेटामेरिज्म के एग्जांपल। तो चलिए हम लास्ट जो पार्ट है हमारा आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो देखते हैं। इसमें आता है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी डिटेल में बहुत है टाउटोमेरिज्म, और पॉसिबल होगा तो हम ट्राई करेंगे पूरा सॉल्व करने का। सो आइसोमेरिज्म इन विच 2 फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्या है, 2 फंक्शनल आइसोमर, दे एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मुझे मतलब पता है हमें, दोनों क्या होंगे, रिवर्सिबल कंडीशन में होंगे। These two exist forms of equilibrium are called as tautomerism। तो चलिए अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीटो इनॉल। ये दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। कीटो एक फंक्शनल ग्रुप है, इनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों को अगर इक्विलिब्रियम में दोनों रीच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं टाउटोमर्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो हो गया मेरा कीटो फॉर्म। बट टाउटोमेरिज्म में इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, नाम में ही है, सी इन मतलब डबल बॉन्ड, OL OL म्हणजे अल्कोहल, सो CH3 OH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया मेरा इनॉल, ये हो गया मेरा कीटो फॉर्म। तो ये हो गया सॉरी कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। समझ में आ रही है बात। तो टाउटोमेरिज्म होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है, या फिर ये कैसे होता है। तो चलिए एक मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मान लो मेरे पास ये कीटो है और ये ऑक्सीजन है, तो इसके पास, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे चला जाता है, और ये होता है मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C OH देन डबल बॉन्ड CH2। तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, बट इसमें स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है कीटो फॉर्म की, 93% ये होता है अराउंड, और ये 7% होता है अराउंड। तो स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। तो चलिए हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं कि टाउटोमेरिज्म के लिए क्या होंगी। क्या देखते हैं, नेसेसरी, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो वीडियो के दौरान। नेसेसरी कंडीशन फॉर टाउटोमेरिज्म। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये इसमें हम देखते हैं कि ये कीटो में भी एग्जिस्ट करता है और अल्डिहाइड में भी। तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए कीटो और अल्डिहाइड, तो इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे, कि सपोज मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें मुझे ये जो कार्बोनिल है इसका पास वाला फर्स्ट कार्बन ये रहता है अल्फा कार्बन, ये रहता है बीटा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, जैसे ये कंडीशन है मान लो, इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है अल्कोहल फॉर्म होने के लिए, तो इस वाले में पॉसिबल नहीं है। सो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कीटो फॉर्म में या फिर अल्डिहाइड फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हमारा टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है। ये हो गई नेसेसरी कंडीशन। देन स्टेबल फॉर्म कौन सा रहता है, स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सो हम स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, बराबर।
क्योंकि हमें पता है कीटो मोस्ट स्टेबल रहता है। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट कैसे बढ़ती है। सॉरी, इनॉल कंटेंट उस कंपाउंड का ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर मोर, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर मोर, तो उसका इनॉल कंटेंट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। सेकेंड कंडीशन, इफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर सेम, मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर सेम number, if carbonyl groups are present in same number, then for those compound which have high number of alpha hydrogen, then stability of enol is directly proportional to number of alpha hydrogens। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन, उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है कि जहां पे रेजोनेंस तैयार होता है, रेजोनेंस, और उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी, दे विल गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू इनॉल। चलो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू इनॉल। तो आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लिख सकते हो, आई होप आपको ये राइटिंग समझ में आती होगी। तो चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट मेरे पास है ये एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेकंड है CH3 C डबल बॉन्ड O H, थर्ड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड देन लास्ट में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो ये चार एग्जांपल्स हैं। इसमें मुझे पता करना है कि किसमें मेरा इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा। इनॉल कंटेंट मतलब एक अल्कीन बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन की नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस। देन यहाँ पे देखो 1 2 1 2, इन दोनों में 2 कार्बोनिल है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, इफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर सेम, then stability of enol content is directly proportional to number of alpha hydrogens। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, यहाँ पे तो नहीं है। सो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दोनों में ये कौन आएगा, मोर स्टेबल आएगा C। तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी स्टेबिलिटी की, C, देन आएगा D, देन यहाँ पे देखो एक है कार्बोनिल, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें है ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ जाएगा बाद में A एंड लास्ट में आ जाएगा B। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, समझ में आ रही है। सो C की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू B। देन चलिए एक और एग्जांपल जो मैंने रेजोनेंस का बताया था वो देख लेते हैं कि कैसे वो पॉसिबल है। जैसे मान लो मेरे पास ये है और यहाँ पे ऐसा एक डबल बॉन्ड है, चलो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। इन दोनों में कौन सा इनॉल कंटेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों में कार्बोनिल ग्रुप सेम है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट वो चला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका इनॉल कंटेंट में देखूंगा तो क्या आएगा, देखो ये OH और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। बट अगर ये वाले कंपाउंड में देखूंगा तो इसका क्या आएगा बताओ, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये आ रहा है मेरा कौन सा, फिनॉल। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। तो ये कौन सा स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, ये। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनॉल कंटेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वहां पर रेजोनेंस बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो हमारा एरोमेटिसिटी दिखाता है, बराबर। इससे ज्यादा एरोमेटिसिटी वाला वो मोर स्टेबल होगा।
तो ये तो हो गया मेरा टाउटोमेरिज्म, जिसमें हमने देखा कि कीटो इनॉल। एक और टाउटोमेरिज्म हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप दिखाता है, नाइट्रो ग्रुप अपने एक और ग्रुप के साथ दिखाता है। तो जैसे मेरे पास ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड O, तो इसके पास भी हमें टाउटोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देता है। तो ये बन जाता है ऐसे कुछ CH2 डबल बॉन्ड N OH, और ये हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस। तो ऐसा एक कुछ नाइट्रो असाइल ग्रुप बन जाता है। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया नाइट्रो असाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में भी, नाइट्रो कंपाउंड्स में भी हमें टाउटोमेरिज्म दिखाई देता है। तो ये तो हो गया टाउटोमेरिज्म के बारे में। होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। इसमें भी नाइट्रो ग्रुप में भी अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, मतलब इस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाके ये टाउटोमेरिज्म दिखाई देगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा। होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप डिटेल में जाके पढ़िए फिर से, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, देन फंक्शनल, देन रिंग चेन, देन मेटामेरिज्म, देन हमने लास्ट में देखा टाउटोमेरिज्म। समझ में आ रहा है ये? फिर से आप डिटेल में जाके देखो। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो और बताओ कि ये कैसा वीडियो लगा आपको। होप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू, बाय।